सबसे पहली न्यूज़ आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। दरअसल इस साल की ओलंपिक गेम्स को फ्रांस होस्ट कर रहा है, जो कि पेरिस में स्टार्ट होंगी 26 जुलाई को और ख़त्म होंगी 11 अगस्त। आज 2024 में फ्रांस की जो कंडीशन है वो साल 2017 से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। फ्रांस को साल 2017 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने का अप्रूवल मिला था, लेकिन इस बीच अब 7 से 8 साल बीत गए हैं, जिस बीच अब काफ़ी कुछ चीज़ें फ्रांस के अंदर बदल गई हैं। आज की डेट में फ्रांस के अंदर वहाँ पर इस्लामिक कट्टरवाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार कट्टरपंथी ताकतों को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश कर रही है। मस्जिदों और मदरसों से लेकर इमामों को लेकर भी कई सारे नए रूल्स लाए गए और भी कई सारी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन तब भी साल 2017 के बाद फ्रांस में कई बार आतंकी हमले हो गए हैं और साथ ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने ओलंपिक गेम्स को निशाना बनाने की भी धमकियां दी हैं। साल 2015 में जब फ्रांस ने पहली बार ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने की इच्छा जताई थी और अपना नाम घोषित किया था, तब शायद फ्रांस की सरकार को भी नहीं पता होगा कि साल 2024 में जब वो ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेंगे तब उसकी सिक्योरिटी के लिए उनको दुनिया के 45 देशों के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। 45 कंट्री से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी के लिए फ्रांस ने दुनिया के 45 देशों से मदद मांगी थी। इस साल जनवरी महीने में फ्रांस ने दुनिया के कई सारे देशों को कॉल करके पुलिस पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल्स, स्निफर डॉग्स और इवन स्पेशल फोर्सेस को भी भेजने की रिक्वेस्ट की है। अब इसमें से कौन से देशों ने फ्रांस की मदद के लिए अपने ट्रूप्स भेजे हैं या फिर नहीं, वो लिस्ट तो खैर फ्रांस ने रिलीज नहीं की है। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने फ्रेंच गवर्नमेंट की एक ही कॉल के ऊपर अपने कमांडोज और स्निफर डॉग्स की यूनिट को फ्रांस भेज दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने 110 ट्रूप्स का एक कॉन्टिंजेंट फ्रांस के लिए रवाना कर दिया है, जिसमें एनएसजी के कमांडोज भी शामिल हैं। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसके कमांडोज भी फ्रांस के अंदर वहाँ पर डिप्लॉयड होंगे। अभी तो खैर भारत और फ्रांस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए भारत ने एनएसजी कमांडोज को फ्रांस भेजा है। और फ्रांस भी भारत के एनएसजी कमांडोज इसलिए चाहता था क्योंकि एनएसजी कमांडोज को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करने के लिए खड़ा किया गया था। भारत की सीमा के अंदर जो भी आतंकी हमले होते हैं वहाँ पर एनएसजी को ही डिप्लॉय किया जाता है, इसलिए फ्रांस ने एनएसजी कमांडोज ही मांगे थे। और ये इतिहास में पहली बार है जब भारत ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी के लिए अपने एनएसजी कमांडोज को भेजकर किसी देश की मदद कर रहा है। इससे पहले हमने ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी के लिए इस तरह से कभी भी अपने जवानों तक को नहीं भेजा है। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि भारत ने अपनी तरफ से सीआरपीएफ की K9 डॉग स्क्वाड को भी फ्रांस की मदद के लिए भेज दिया है, जो कि एक्सप्लोजिव्स डिटेक्शन, नारकोटिक्स ड्रग डिटेक्शन और होस्टेजेस जैसी सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। 10 डॉग्स के साथ 17 हैंडलर्स को फ्रांस भेजा गया है। इसके साथ ही जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था उस समय ये पता चला कि भारत ने आज तक एनएसजी कमांडोज को देश के बाहर फॉरेन कंट्रीज में इससे पहले केवल 4 बार डिप्लॉय किया था। सबसे पहले साल 1987 से 1990 के बीच श्रीलंका में LTTE के खिलाफ श्रीलंका सरकार की मदद मांगने के ऊपर भेजा गया था। उसके बाद 1988 में मालदीव्स में सरकार के खिलाफ वहां पर तख्ता पलट की कोशिश हो रही थी और उसके लिए भी मालदीव की सरकार ने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने एनएसजी कमांडोज को भेजा था। तीसरी बार 1995 में एनएसजी कमांडोज को म्यांमार भेजा गया था। वहाँ पर इंडियन ऑयल कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर आतंकी हमलों का खतरा था, उनको रोकने और म्यांमार की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए उस समय भी भारत की सरकार ने एनएसजी कमांडोज को म्यांमार में डिप्लॉय किया था। उसके बाद लास्ट बार भारत ने साल 2011 में अफगानिस्तान में अपने कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए एनएसजी कमांडोज को डिप्लॉय किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद साल 2011 से पिछले 13 सालों के बाद इस बार एनएसजी कमांडोज को फॉरेन डिप्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी समय बाद फ्रांस भेजा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि एनएसजी कमांडोज को पेरिस ओलंपिक्स के लिए फ्रांस भेजना क्या ये एक सही स्टेप था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा साल 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का एक ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट डिलीवर करना था 31 मार्च 2024 को। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट अभी तक नहीं मिला है। पर इसके पीछे का कारण है अमेरिका। अब क्योंकि भारत के पास खुद का इंजन तो नहीं है, इसलिए भारत ने तेजस के लिए अमेरिका से इंजन परचेज किया था और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 इंजन फिट किया जाना था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साल 2021 के अगस्त महीने में ही अमेरिका को इनकी 99 यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस किया था और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने कहा था कि वो 99 इंजन की डिलीवरी मार्च 2023 से स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि पिछले साल के मार्च महीने को ही अमेरिका को पहला इंजन भारत को देना था। लेकिन अब 2024 का भी मार्च महीना चले गया है, यहाँ पर जुलाई महीना भी खत्म हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक तेजस मार्क 1A के इंजन की डिलीवरी भारत को स्टार्ट की नहीं है।
एक भी इंजन अमेरिका ने अभी तक भारत को नहीं दिया है, जिसके बाद अब अमेरिका कह रहा है कि वो 2 इंजन सितंबर महीने में भारत को डिलीवर करेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए सितंबर महीने से पहले एक भी इंजन को डिलीवर करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप खुद ही देखिए, यहाँ पर अमेरिका ओरिजिनल डिलीवरी डेट से 18 महीने लेट है। वो भी बस अमेरिका ने अभी बोला ही है कि वो सितंबर महीने में डिलीवर करेंगे, वो भी अभी बस बोला ही है। क्या पता सितंबर महीने में डिलीवर हो भी या फिर नहीं। अब तो उनकी इंजन ही लेट आएंगे, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 या फाइटर जेट्स लेट ही डिलीवर कर पाएगी। इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा था कि वो इस साल इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 की 16 यूनिट्स डिलीवर कर लेंगी, यानी कि 16 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स इस साल इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल होने थे, जो कि अब नहीं हो पाएंगे। और वो भी ऐसे समय में जब भारत और चाइना के बीच पहले ही सैन्य संबंध काफी खराब है और किसी भी समय कोई भी वॉर की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस समय इंजन की डिलीवरी लेट करना ये साफ दिखाता है कि हम अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। आई होप कि भारत को किसी भी तरह ये फाइटर जेट्स का इंजन बनाने में सफलता मिले। आज की तीसरी अपडेट आ रही है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर। जैसे कि हमने पिछले कल डिस्कस किया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फैसला किया है कि नवंबर महीने में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की रेस से वो अपना नाम वापस ले लेंगे और उन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का नाम नॉमिनेट किया है। लेकिन अब अमेरिका से न्यूज आ रही है कि जो बाइडेन को रिटायरमेंट लेने के ऊपर मजबूर करने वाले एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कमला हैरिस को अपना सपोर्ट नहीं दिया है। उल्टा बराक ओबामा ने एक स्टेटमेंट जारी करके अगस्त में होने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की मीटिंग की ओर पॉइंट आउट किया है और फिलहाल इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है। दरअसल अगस्त महीने में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन होना है, जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसी को लेकर बराक ओबामा ने कहा है कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि प्रोसेस के थ्रू डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में एक आउटस्टैंडिंग नॉमिनी का नाम सामने आएगा। अब जो बाइडेन के नाम पीछे लेने के बाद बराक ओबामा ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने जो बाइडेन के कार्यकाल की तो काफी तारीफ की है, लेकिन एक बार भी कमला हैरिस का नाम नहीं लिया है, यानी कि कमला हैरिस को मेंशन ही नहीं किया है, जो कि जो बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा है कि बराक ओबामा अपनी वाइफ मिशेल ओबामा का नाम आगे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बाइडेन की जगह उनकी वाइफ 5 नवंबर को होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़ी हो, लेकिन वो खुद ही अपनी वाइफ का नाम आगे नहीं करना चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पीछे हटने के पीछे भी बराक ओबामा ही है और वो पिछले कुछ समय से जो बाइडेन को लगातार प्रेशराइज कर रहे थे कि उनका चुनाव जीतना काफी मुश्किल है, इसलिए अपना नाम वापस ले लें ताकि कोई नया कैंडिडेट खड़ा हो। वैसे देखा जाए तो ये बात भी सच है कि कमला हैरिस के मुकाबले बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। सबसे पहला तो ब्लैक वोटर्स उनके साथ होंगे, उसके बाद फिर लिबरल वोट बैंक, ऊपर से महिला वोटर्स का सपोर्ट मिलेगा और मोर ओवर बराक ओबामा लगातार 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। ऐसे में अगर मिशेल ओबामा खुद ही खड़ी होती हैं तो उनको बराक ओबामा की लोकप्रियता और उनका जो यूथ के साथ कनेक्ट है उसका फायदा जरूर मिलेगा। अब वो तो अमेरिका के अंदर वहाँ पर एक रूल है जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति वहाँ पर केवल 2 बार ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी 2 बार ही कार्यकाल पूरा कर सकता है। बराक ओबामा ने क्योंकि 4 साल के 2 कार्यकाल पूरे कर लिए थे, इसलिए वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ पाए, वरना वो 3-4 बार भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते थे। मिशेल ओबामा के अलावा हिलरी क्लिंटन का नाम भी सामने आ रहा है, जिन्होंने साल 2016 में उस समय डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गई थी। हालांकि उन्होंने इस बार कहा है कि वो कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगी। इसके बाद गैविन न्यूसम का भी नाम सामने आ रहा है और हकीम जेफरीज का भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए तो खैर डेमोक्रेटिक पार्टी का जो भी कैंपेन है उसको कमला हैरिस ही लीड कर रही हैं और उन्होंने अपना नॉमिनेशन अनाउंस कर लिया है, लेकिन आगे का रास्ता उनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो 100% ब्लैक नहीं है। ऊपर से उनको काफी बार इंडिया के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी कि अमेरिका के अंदर वहाँ पर आउटसाइडर की तरह माना जाता है। एंड आपको पता है कि अमेरिका में भी वहाँ पर रेसिज्म कितना ज्यादा है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ब्रिटेन में ऋषि सुनक वहाँ पर हार गए थे, वैसे ही अमेरिका के अंदर वहाँ पर कमला हैरिस भी हार सकती हैं। इवन इंडियन डायस्पोरा और भारतीय मूल के सभी वोट्स भी अगर उनको मिल जाते हैं तो तब भी उनका जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। अब 19 अगस्त को जो डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन होना है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी लीडर्स अपने लिए नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुनेंगे और सबकी नज़र उसी के ऊपर टिकी है।